नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ पर कई वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उनकी पोइम्स पर। और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी एक वीडियो पहले ही अपलोडेड है। और आज हम उनके लाइफ और वर्क्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और कुछ चीज़ें ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको नोट करके रखनी है अपनी नोटबुक में। एक तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालांकि नहीं पूछना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और डेथ ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए उनके वर्क के बारे में होने चाहिए, लेकिन अक्सर ये सवाल ज़रूर आते हैं। जैसा कि ट्रेंड रहा है, पिछले मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो जो ऑथर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अक्सर पूछ ली जाती है। तो ये नोट कर लीजिए आप। 7 अप्रैल 1770 को उनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1880 को उनकी डेथ हुई। ये नोट कर लीजिए। वीडियो बीच बीच में पॉज कर लीजिए और नोट करते जाइए। फिर जो नोट करने वाली बात है कि वो पोएट लॉरिएट कब बने। तो वर्ड्सवर्थ 6 अप्रैल 1843 से लेकर, ज़रूर अच्छे से नोट कीजिएगा, 6 अप्रैल 1843 से लेकर 23 अप्रैल 1850 तक, यानी जो उनकी डेट ऑफ डेथ है तब तक वो पोइट लॉरिएट रहे इंग्लैंड के। एक और क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ड्सवर्थ से पहले पोइट लॉरिएट कौन थे, यानी किन के बाद बने वो। तो रॉबर्ट साउदी का नाम लिख लीजिए। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना पोइट लॉरिएट, तो वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम है। ये दोनों नाम भी आप नोट कर लीजिए कि वर्ड्सवर्थ से पहले पोइट लॉरिएट कौन था और वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट लॉरिएट कौन बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोइट्स। विलियम वर्ड्स जो कि एक सबसे ज़्यादा रिमार्केबल मतलब कि उल्लेखनीय कवियों में से एक है। वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। ये पहले ही आप नोट कर चुके हैं। कहाँ पैदा हुए? एट कॉकरमाउथ ऑन डरवेंट इन कम्बरलैंड। तो कॉकरमाउथ वो जगह का नाम है, डरवेंट वो नदी का नाम है जिसके किनारे ये कॉकरमाउथ बसा हुआ है, और कम्बरलैंड उस क्षेत्र का नाम है। जैसे आप विलियम शेक्सपियर के जब मैंने वीडियो अपलोड किया था और मैंने आपसे कहा था कि आप स्ट्रेटफर्ड ऑन एवन ज़रूर याद कर लीजिए। स्ट्रेटफर्ड वो विलियम शेक्सपियर के गांव का नाम था और एवन नदी के किनारे वो बसा हुआ था। ऐसे ही कॉकरमाउथ वो जगह है, वो गांव है जहां पर विलियम वर्ड्स पैदा हुए, और डरवेंट वो नदी है जिसके किनारे ये कॉकरमाउथ बसा हुआ है, और कम्बरलैंड क्षेत्र है। तो ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में स्ट्रेटफर्ड का जिक्र आ जाता है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और एवन नदी का नाम पूछ लिया जाता है, वैसे ही डरवेंट का भी आप नाम याद रखिए। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज एन अटॉर्नी। उनके जो पिता थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके पिता का नाम भी आप नोट कर लीजिए। वॉज एन अटॉर्नी, वैसे मेरे हिसाब से ये माँ का नाम, पिता का नाम, ये मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। मैं तो अगर कभी क्वेश्चन पेपर बनाती भी हूँ तो मैं ये इंक्लूड नहीं करती। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ ज़्यादातर मैं अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर आता है, क्योंकि दूसरे एग्जामिनर्स से तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप ये क्वेश्चन मत पूछिए कि वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम क्या था। तो अब आपको याद करना ही पड़ेगा। तो उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और वो एक अटॉर्नी थे। अटॉर्नी का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी जो कि कानूनी मामलों का की देखभाल करते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं अक्सर उनसे कुछ न कुछ कानूनी पचड़े लगे रहते हैं, तो वो अपने इन कानूनी मामलों की देखभाल के लिए एक अटॉर्नी या एक वकील या बैरिस्टर मतलब रखते हैं, हायर करके रखते हैं कि भाई हमारा जो भी पचड़ा हो वो तुम संभाल लेना। तो इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ अटॉर्नी थे एट कॉकरमाउथ एंड एजेंट टू सर जेम्स लॉथर। तो ये किसके लिए काम करते थे? सर
जेम्स लॉथर, जो कि आफ्टरवर्ड्स बाद में द फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल बने थे। हिज मदर एन कुकसन, ये बुक में थोड़ा सा COA के टाइप्ड था, तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ COO के है। उनकी माँ का नाम था एन कुकसन, ये भी आपको याद रखना है। वॉज द ओनली डॉटर, वो अकेली बेटी थी, ऑफ विलियम कुकसन, अ वेल टू डू मर्सर एट पेनविथ। वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी वर्ड्सवर्थ दूसरे नंबर के बच्चे थे ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के, यानी उनके माता पिता के 5 बच्चे थे, जिनमें से दूसरे नंबर के वर्ड्सवर्थ थे। द अदर्स बीइंग, और जो दूसरे बाकी के 4 बच्चे थे वो रिचर्ड, डोरोथी। डोरोथी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अरे मैंने कैमरा आगे नहीं बढ़ाया। तो मैंने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए थे तब भी आपको बताया था कि डोरोथी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये जो इनकी बहन है, अक्सर इनके साथ रही है, वो ख़ुद भी एक लेखिका है, पोइटस है, यानी कवि भी है, वो ऑथर है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर, ये उनके बाकी भाई बहन हैं। इन 1778, यानी 1778 में वर्ड्सवर्थ एंड हिज ब्रदर रिचर्ड, वर्ड्सवर्थ और उनके भाई रिचर्ड वर सेंट, इनको भेजा गया था टू ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड, यानी ग्रामर स्कूल है हॉक्सहेड में, वहाँ पर इनको भेजा गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हिज लाइफ इन दैट स्कूल वॉज नॉट गुड, उनका जीवन उस स्कूल में अच्छा नहीं था। इन 1787, 1787 में ही वॉज एडमिटेड, उनका दाखिला कराया गया इन सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में। वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड, वर्ड्सवर्थ की रुचि थी इन लिटरेचर, साहित्य में, ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी खुद की चॉइस के, अपनी खुद की पसंद के। इन 1798, 1791 में ही टुक हिज BA डिग्री, उनको BA डिग्री मिली। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद, ही वॉज फोर्स्ड टू टेक अ जॉब, उनको बाध्य किया गया नौकरी प्राप्त करने के लिए। बट ही कुड नॉट डिसाइड, लेकिन वो निश्चय नहीं कर सके, एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय के बारे में कि उनको क्या करना है, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन नवंबर 1791, नवंबर 1791 में, ही वेंट टू फ्रांस, वो फ्रांस गए, वेयर ही मेट अ फ्रेंच गर्ल, जहाँ उनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी लड़की से हुई, एनेट वेलन उनका नाम था, विद होम ही फेल इन लव, जिससे उनको मोहब्बत हो गई। लेटर ऑन, बाद में, वेलन बोर हिम अ डॉटर, वेलन ने उनकी एक बेटी को जन्म दिया, हुज नेम वॉज एन कैरोलिन, जिसका नाम एन कैरोलिन था। तो भाई यूरोप में ऐसा होना आम बात है कि बस अफेयर हुआ और बच्चे हुए। इंडिया में तो बहुत कम ऐसा होता है, रेयर केसेस हैं। तो ये उनका अफेयर था, लेकिन उनकी जो शादी हुई वर्ड्सवर्थ की, वो मैरी हचिनसन से हुई। तो कभी कभी वाइफ का नाम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। मेरे हिसाब से उनकी प्रेमिका का नाम तो नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते भले ही वहाँ पर हो जाते हैं यूरोप में, लेकिन इन रिश्तों को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई कंटिनेंट हो। भारत में तो कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उनकी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पत्नी का नाम, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। तो उनकी पत्नी का नाम नोट कर लीजिए आप, मैरी हचिनसन। फिर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी राजनीतिक घटनाओं की वजह से, वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू इंग्लैंड, वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड लौट आए, बिफोर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की जन्म से पहले ही। इन फरवरी 1793, फरवरी 1793 में, ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर,
ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी ऑन फ्रांस, यानी फ्रांस के खिलाफ। एंड इट शटर्ड हिज ड्रीम, और इसने उनके सपने को तोड़ दिया ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार के, ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की के। फ्रांस की क्रांति ने वर्ड्सवर्थ पर बहुत असर डाला था। वर्ड्सवर्थ बहुत उत्साह में थे जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, क्योंकि ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये आदर्श थे फ्रांस की क्रांति के। लेकिन जो उसकी परिणति हुई बाद में, जो इसके कंसिक्वेंसेस हुए फ्रांस की क्रांति के, बहुत भयानक हुए, जिनसे वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए वर्ड्सवर्थ। और फ्रांस और इंग्लैंड का जो युद्ध था उसने तो उनको बिल्कुल ही दुविधा में डाल दिया, धर्म संकट में डाल दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया। द मेमोरी ऑफ एनेट वेलन, जो याद थी एनेट वेलन, हिज डॉटर, उनकी बेटी की, द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, एंड मैनी अदर पर्सनल थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी व्यक्तिगत चीज़ों ने, ऑल फोर्स्ड हिम, इन सभी ने उनको मजबूर किया, बाध्य किया, टू बिकम अ पैसिमिस्ट, एक निराशावादी बनने के लिए। सो अतः एज अ पैसिमिस्ट, एक निराशावादी के रूप में, ही प्रोड्यूस्ड, उन्होंने लिखी 3 पोइम्स, 3 कविताएं, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक, एंड अ ट्रेजेडी, और एक उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है, द बॉर्डर्स। याद कर लीजिएगा द बॉर्डर्स किसके द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है। हालांकि इनके सारे ही वर्क्स के नाम आपको याद रखने हैं। अभी मैं और बताऊंगी, आपको डेट वाइज भी बताऊंगी, ईयर वाइज, कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, वो आप नोट कर लीजिएगा। हिज मदर हैड डाइड, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी इन 1778, 1778 में, व्हेन ही वॉज ओनली 8 years old, जब वो केवल 8 साल के थे। इन 1793, 1793 में, ही सेटल्ड विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वो अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ सेटल हो गए एट रेसडाउन इन डोरसेटशायर, रेसडाउन में, डोरसेटशायर में। दिस प्लेस वॉज रिमार्केबल, ये जो जगह थी बड़ी उल्लेखनीय थी, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। तो आपको मालूम ही है कि जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, वो एक इंसान के दिलो दिमाग को अफेक्ट तो करती हैं, प्रभावित करती हैं, और वैसा ही वो बनता है। तो वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में जो प्रकृति का प्रेम है, उसकी वजह है कि वो रहे ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, हरियाली, हरा भरा जो जगह है, उनमें वो रहे हैं। तो ये जो जगह थी वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए उल्लेखनीय थी। इन 1797, 1797 में, वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी वेंट टू एल्फॉक्सडेन, ये दोनों भाई बहन एल्फॉक्सडेन गए, एंड सेटल्ड देयर, और वहाँ पर सेटल हो गए। इन 1798, 1798 में, ही पब्लिश्ड अ फेमस वर्क, उन्होंने, ये आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1798 में जो उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना प्रकाशित की, द लिरिकल बैलेड्स इन द कंपनी ऑफ कॉलरेज। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कॉलरेज के साथ मिलकर, ये मैंने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अपलोड किए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तब भी आपको मैंने बताया था कि आपको लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन डेट ज़रूर याद रखना है, 1798, और किसके साथ मिलके पब्लिश किया, एसटी कॉलेज के कोलैबोरेशन में उन्होंने पब्लिश किया, ये ज़रूर याद रखना है। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, यानी लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन के बाद, वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी, यानी ये दोनों भाई बहन, सेल्ड फॉर हैम्बर्ग, हैम्बर्ग चले गए, जर्मनी में है हैम्बर्ग जगह, टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा सीखने के लिए। इन 1799, 1799 में, ही रिटर्न टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड लौटे, एंड सेटल्ड, और सेटल हो गए एट डव कॉटेज, ग्रेसमियर, इस जगह पर। लेटर ऑन ही मैरिड मैरी हचिंसन, मैंने पहले ही इनकी पत्नी का नाम आपको बता दिया था, और अभी देखिए यहाँ फिर से आ गया।
तो बाद में उन्होंने शादी कर ली मैरी हचिंसन से इन 1802 1802 में। इन 1843 ही वॉज मेड पोइट लॉरिएट। ये मैं आपको पहले ही नोट करने को कह चुकी हूँ, सबसे ऊपर मैंने यही नोट करवाया था आपको कि 1843 में उनको पोइट लॉरिएट बनाया गया, यानी राष्ट्रकवि बनाया गया ऑफ इंग्लैंड का। एंड इन 1850 ही पास्ड अवे, और 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो सारे फैक्ट्स मैं आपको शुरुआत में ही नोट करवा दिए थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब उनके कुछ और वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ चीफ पोइटिकल वर्क्स, उनके जो मुख्य काव्य रचनाएं हैं, ये मैंने आपके लिए बॉर्डर्स, अभी जिक्र आया था ना, वो मैंने लिख दिया है अलग से। बॉर्डर्स ये प्ले है, ड्रामा है, जो कि 1795 से 1997 के बीच में लिखा गया है, यानी 1795 से लेकर 1797 के बीच में ये नाटक उन्होंने लिखा है। फिर ये वर्क्स उनके देख लीजिए। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये 1793 में पब्लिश हुआ। और एन इवनिंग वॉक, ये भी 1793 में दोनों। और एक मैंने आपके लिए 1810 में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा है और गाइड टू लेक्स, इसकी इन दोनों की पब्लिकेशन डेट 1810 है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनकी एक रचना है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई कब थी ये भी याद रखिएगा, वो 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये रचना है वर्ड्सवर्थ की, जो कि पब्लिश हुई 1810 में। कंफ्यूज मत कर जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, है ना। और लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ, 89 को उल्टा कर दीजिए, है ना, 9 को इधर कर दीजिए, 8 को उधर कर दीजिए, तो 98 हो गया। तो 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इनकी रचना है वर्ड्सवर्थ की, वो उन्होंने 1810 में लिखी है। और गाइड टू लेक्स ये भी 1810 में लिखी है। ये क्योंकि इस लिस्ट में नहीं थी बुक में, तो मैंने अलग से आपके लिए नोट कर रखा है। फिर द लिरिकल बैलेट्स, इस पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1798 में पब्लिश हुई। लूसी पोइम्स 1800 में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में, द कन्वेंशन टू सिंट्रा ये 1809 में, द एक्सकर्शन टू येरो विजिटेड ये 1814 में, फिर द वाइट डो रेलस्टोन ये 1815 में। और 1815 में ही एक और उनकी फेमस पोइम, जो कि इस लिस्ट में नाम नहीं था तो मैंने अलग से नोट किया आपके लिए, लाउडेमिया, वो 1815 में। और एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स ये मैंने आपके लिए अलग से नोट किया है, इस लिस्ट में ये भी नाम नहीं है, 1822 में ये पब्लिश हुई, ठीक है। थैंक्स गिविंग ओड ये 1816 में, टू एड्रेसेस टू द फ्री होल्डर्स 1818 में, पीटर बेल ये 1819 में। कहीं पीटर बेल्स इस तरीके से लिखा हुआ है और कहीं पीटर बेल इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद पीटर बेल के बाद है द वैगनर ये 1819 में, द रिवर डडेड ये 1820 में, मिसलेनियस पोइम्स 1820 में, पोइटिकल वर्क्स 1827 में, सोनेट्स 1838 में, पोइम्स कॉल्ड वॉल्यूम 7 ये 1842 में, फिर पोइम्स नाम से कलेक्शन है 1845 में, ओड परफॉर्म्ड इन द सीनेट हाउस ये 1847 में, पोइटिकल वर्क्स 6 वॉल्यूम्स ये 1849 में, और द प्रिल्यूड 1850 में। तो सबकी डेट्स तो आपको याद नहीं रहेंगी, सवाल ही नहीं है कि आप इतनी डेट्स याद कर लो। जो मेन डेट्स हैं जिनके बारे में मैं बार बार आपको बता रही हूँ, एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, मैंने शुरू में ही आपको नोट करवाई थी। और वो कब से कब तक पोइट लॉरिएट रहे ये डेट आप नोट कर लीजिए। लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुई ये डेट आप नोट कर लीजिए। फिर भाई आपकी मर्ज़ी, आप जितना याद कर पाएँ, जितना मेमोरी आपकी शार्प हो, रिटेन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूं। धन्यवाद।